हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। और जैसा कि आप खुश हो गए होंगे कि नया चैप्टर शुरू हो गया है और कल हमने उसका काफ़ी कुछ चीज़ें देखी और आज हम फिर से उसी चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए चल रहे हैं और करने वाले हैं हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था, यानी कि प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, यानी कि चैप्टर 7 क्लास 11, उसका आज हम करने वाले हैं L2 यानी कि 02। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। चैप्टर फ्लो हमने कल देख ही लिया था कि हमें क्या क्या करना है। आज जो हम करने वाले हैं वो वही उत्तकों के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसमें आज हम करने वाले हैं संयोजी उत्तक के बारे में। जैसा कि आपने देखा था, हमने उत्तकों के प्रकार पढ़े थे, उसमें हमने पहला जो प्रकार देखा था वो एपिथेलियम टिश्यू देखा था। तो आज दूसरा वाला देखने वाले हैं संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक के प्रकार और उन्हीं के प्रकारों में ढीला संयोजी उत्तक, उसके बाद सघन संयोजी उत्तक, विशिष्टीकृत संयोजी उत्तक यानी कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले बात कि संयोजी उत्तक है क्या। तो जब हमने एपिथेलियम टिश्यू यानी कि उपकला उत्तक की बात की थी, उसके बाद हमने वहां पे नाम भी लिया था और संयोजी उत्तक नाम से बता रहा है कि ये जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, टिश्यू है, उन सबको कनेक्ट करने का काम करता है, यानी कि संयोजन का काम करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक कहते हैं। ठीक है, क्या करता है भाई, ये संयोजी उत्तक भ्रूणीय मेसोडर्म से व्युत्पन्न उत्तक है। अब ये भ्रूणीय मेसोडर्म क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि हम पढ़ के आए हैं। लास्ट हमने एनिमल वाला एक चैप्टर पढ़ा था, आपको याद है, जहां पे हमने परिवर्धन देखा था और हमने कहा था कि जो एनिमल किंगडम है, लोअर कैटेगरी को छोड़ के अगर हम हायर कैटेगरी, क्योंकि हम यहाँ पे ह्यूमन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ये जो सारा टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे हैं ये ह्यूमंस का ही एक तरह से पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि हमें 3 तरह की जो डर्म है या परत है वो पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो मेसोडर्म है, मैंने वहां पर आपसे बात कही थी कि ये सब अलग अलग प्रकार के उत्तक बनाते हैं। तो जो मेसोडर्म है वो कौन से प्रकार का उत्तक बनाता है, संयोजी उत्तक बनाता है। इसी तरह अगर हम उपकला उत्तक की बात करें तो वो तीनों प्रकार की डर्म से मिलकर बना होता है, परत से मिलकर बना होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और ये सिर्फ मेसोडर्म से क्या बना हुआ होता है, उत्तक बना होता है। ठीक है, इसकी व्युत्पत्ति वहां से हुई है। संयोजी उत्तक संपूर्ण शरीर में सबसे अधिक फैले रहते हैं। ऑब्वियस बात है भाई, पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, संयोजन कर रहा है, एक दूसरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, ले रहा है, सब कुछ ट्रांसफर कर रहा है, तो जरूरी है कि वो पूरी बॉडी में फैला हुआ रहे। इसीलिए ये क्या है, सबसे अधिक फैले हुए होते हैं। ये प्रत्येक अंग में भीतर तथा बाहर की ओर विभिन्न अंगों के बीच बीच में पाए जाते हैं। सब जगह कोई अंग है तो उसके अंदर, उसके बाहर भी होगा, उसके 2 अंगों के बीच में भी होगा, सब जगह फैला हुआ है। ठीक है, आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर अगर हम चले तो ब्लड जो कि संयोजी उत्तक में ही आएगा, तरल प्रकार का संयोजी उत्तक है। आपको पता है आपके शरीर की हर चीज के अंदर ब्लड है और फैला हुआ है। तो बस पूरी तरह से बॉडी के विभिन्न अंगों, अंदर बाहर सब जगह क्या है, ब्लड, ये जो है संयोजी उत्तक फैला हुआ है। संयोजी उत्तक का मूल कार्य अंगों और उनके विभिन्न उत्तकों को दृढ़ता, सहारा देना और परस्पर जोड़े रखना है। ठीक है, एक तो जोड़ना, कनेक्शन रखना, वही कम्युनिकेशन रखना, प्लस उनको दृढ़ता भी प्रदान करता है। कैसे करता है अभी हम देखेंगे। इसमें बहुत सारे टाइप के रेशे होते हैं जो हमें दृढ़ता प्रदान करते हैं, सहारा भी देते हैं, सपोर्ट भी देते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके कार्य क्या है, तो यही इसके कार्य है। ठीक है, संयोजी उत्तक क्या कार्य करता है, तो ये जो पॉइंट है ये इसके कार्य को बता रहा है। और इसके अलावा जब हम इसके प्रकार बढ़ेंगे तो उनमें और उनके भी कार्य आते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब संयोजी उत्तक आखिर है क्या। तो संयोजी उत्तक के निम्नलिखित घटक हैं। जैसा कि मैंने कहा ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमें 3 घटक देखने को मिलते हैं। संयोजी उत्तक कुछ नहीं, कुछ कोशिकाएं होती हैं इस तरह की।
अब देखो ये जो कोशिकाएं हैं ये अलग अलग प्रकार की होगी, क्योंकि हम संयोजी ऊतक के अभी प्रकार पढ़ेंगे। तो जैसे मान लो हड्डी है, हड्डी भी एक संयोजी ऊतक है, क्योंकि आपके शरीर को एक दूसरे से जोड़े रखने का काम कर रहा है। तो अगर ये हड्डी होगी तो इसमें अलग प्रकार की थोड़ी सी कोशिकाएं पाई जाएगी। अगर ये आपकी कार्टिलेज है तो इसमें अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी। तो ये कोशिकाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुछ कोशिकाएं सब में एक जैसी होगी। जैसे कि अगर हम बात करें कि WBC की, ठीक है, तो WBC हर जगह है, क्योंकि ब्लड हर जगह है, तो हर प्रकार के संयोजी ऊतक में आपको WBC मिलेगी। किसी में मास्ट सेल्स होंगी। तो ये जो है कोशिकाएं थोड़ा थोड़ा चेंज आता रहेगा और कुछ कोशिकाएं कॉमन रहेगी। तो एक तो होती है कोशिकाएं, कुछ इसमें ऐसे फाइबर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं तंतु। ठीक, ये तंतु अलग अलग प्रकार के हैं, अभी देखेंगे कौन कौन से तंतु है। पीले हैं, है ना, सफेद है, अलग अलग प्रकार के तंतु हैं। और बीच में जो भरी हुई सी चीजें रहेगी, भाई इन सबको आपस में कनेक्शन करने का काम है, वो करती रहेगी एक अधात्री, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, और इन्हीं 3-4 चीजों के हिसाब से हम क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार बताते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, कुछ तंतु है यानी कि फाइबर्स है, ठीक है, कुछ मैट्रिक्स है, अधात्री है, और कुछ आपको क्या मिल जाएगी, सेल्स मिल जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि वो कौन से टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, उस हिसाब से। अब इसी में कम ज्यादा होते होते हम अलग अलग प्रकार के क्या संयोजी ऊतक बनाएंगे। मान लो किसी में अधात्री बहुत ज्यादा है, मान लो किसी में तंतु बहुत ज्यादा है, मान लो किसी में कोई प्रकार की कोशिका है, किसी में किसी प्रकार की कोशिका है। तो इस हिसाब से हम संयोजी ऊतक का वर्गीकरण करते हैं। तो क्या क्या मेन घटक है हमारे पास, संयोजी ऊतक जो है हमारा कितनी चीजों से मिलकर बना होता है। संयोजी ऊतक सबसे पहले कोशिकाएं, जो कि हमने यहाँ पे बनाई। उसके बाद हमारे पास रहेंगे अधात्री, जिसको मैट्रिक्स कहेंगे, और तीसरे प्रकार का हमारे पास रहेगा तंतु। ये तंतु जनरली जो है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, 2 प्रकार का रहेगा। एक रहेगा कॉलेजन तंतु, जनरली ये कैसे कलर का होता है, सफेद कलर का, क्योंकि ये कॉलेजन प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, कॉलेजन प्रोटीन से बना हुआ है, इसलिए कॉलेजन तंतु। और दूसरे रहेंगे इलास्टीन, क्योंकि ये इलास्टीन प्रोटीन से बने हुए हैं। दोनों के नाम में ही इनका प्रोटीन है, उसी के नाम पे इनको रखा हुआ है। ये जनरली जो है आपको येलो कलर के मिलते हैं। ठीक है, ये 2 तंतु मिलेंगे, आगे आते जाएंगे। तो ये हमारा कॉमन संयोजी ऊतक है। अब इसी का किसी में कोशिकाएं अलग हो जाएंगी, किसी में अधात्री, किसी में तंतु। इस तरह का चेंजेस होने की वजह से हम संयोजी ऊतक को निम्न प्रकारों में विभाजित करते हैं। कितने प्रकार हैं, मेनली 3 प्रकार हम देखते हैं संयोजी ऊतक के, लेकिन पहले थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, संयोजी ऊतक के प्रकार। संयोजी ऊतक आप समझ गए, कोई भी ऐसा ऊतक जो हमारी बॉडी के विभिन्न अंगों को कनेक्शन दे रहा है, कनेक्ट कर रहा है, जोड़ के रख रहा है, वो हमारा संयोजी ऊतक है। चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो हड्डी हो, चाहे वो कार्टिलेज हो, और भी प्रकार के टिश्यू है, वसा ऊतक और लिम्फ, और ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। मेनली हमारे पास जो है सामान्य ढीला संयोजी ऊतक, जिसको हम बोलते हैं सिंपल लूज कनेक्टिव टिश्यू, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है सघन तंतुमय संयोजी ऊतक, जिसको डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। और तीसरा है विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक, जिसको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। अब एक बात, जैसा कि मैंने कहा था कल वाली क्लास में भी, कि क्योंकि हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी का जो वर्गीकरण है वो तो ये बताता है, लेकिन कुछ बुक्स आप देखेंगे गाइड वगैरह, जैसे मेरे पास भी एक पुरानी कॉम्पिटिटिव कोई गाइड है, उसमें देखो क्या दे रखा है, उसमें इन दोनों ऊतक को, ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, क्योंकि फिर आप कोई नई गाइड खोलोगे, रेफरेंस बुक खोल लोगे, फिर बोलोगे मैम ने तो ये प्रकार बताए थे, इसमें तो ये है। ये जो प्रकार है हम एनसीईआरटी के हिसाब से देख रहे हैं, और आपको भी यही देखने हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से आते हो, क्योंकि सारे बोर्ड एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी की ओरिजिनल बुक है तो उसमें आपको यही मिलेगा। बिहार वाले, जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूं, उनमें भी कॉपी पेस्ट एनसीईआरटी बुक है,
सेम टू सेम है, मैंने पूरी चेक कर रखी है, उनमें भी आपको यही प्रकार मिलेंगे। बात मैं कर रही हूं अदर गाइड्स की, रेफरेंस बुक की, ठीक है, जो आप अलग अलग खरीद के लाते हैं, उनमें क्या करा है, इन दोनों को जो है वो हमने क्या कर दिया, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में बांट रखा है, यानी कि वास्तविक। इन दोनों को वास्तविक में डाल दिया, इसको विशिष्टीकृत में डाल दिया, और विशिष्टीकृत में फिर और दो प्रकार दे दिया, आलंबन टिश्यू, ठीक है, आलंबन उत्तक, और किसी में दे दिया तरल उत्तक। वो सब हम पढ़ लेंगे, देखो तरल उत्तक भी पढ़ेंगे हम और आलंबन टिश्यू भी पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी ने उन दोनों को इसी कैटेगरी में डाल रखा है और हमें यही कैटेगरी फॉलो करनी है। उसने क्या किया है, कई गाइड्स ने अलग अलग क्लासिफिकेशन लोग देते हैं, वास्तविक दे रखा है, फिर एक तरल दे रखा है, फिर एक आलंबन दे रखा है सब यही कहानी, बस उसके बांटने का तरीका अलग है, ठीक है। तो हम सभी पढ़ेंगे और हम यही वाला जो है क्या फॉलो करेंगे, रूल फॉलो करेंगे, और आपको भी यही करना है, ठीक है। ये वाला भी आ जाएगा, मैं बीच बीच में आपको बताती रहूंगी उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी, ठीक है, ताकि आपका कोई क्वेश्चन ना छूट जाए। चलो ये देख लेते हैं संयोजी उत्तक के प्रकार। अभी हमने मेनली 3 प्रकार देखे, एक बार हम उसका एक रे डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपका सारा कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए, ठीक। सबसे पहले हमने क्या किया, देखो वो जो मैं कह रही हूं ना वास्तविक वाला, वो ऐसे डिवाइड किया हुआ है। संयोजी उत्तक को 2 भागों में बांट दिया, एक प्रॉपर और एक विशिष्ट। प्रॉपर मतलब वही वास्तविक, और कहीं तीसरी और बुक देखोगे जिसमें वास्तविक को भी 3 और भागों में बांट रखा है, फिर उसके 3 और भाग, लेकिन एंड में वो पहुंचेंगे यहीं पे, कहीं नहीं जाना है उनको। एंड में सारी बुक्स किसी भी तरह से घूम घुमा के आएंगी इन्हीं पे, यही आपको कैटेगरी मिलेगी और यही हम पढ़ेंगे भी, चाहे आप किसी भी तरह, वो बोलते हैं ना कान ऐसे पकड़ो या ऐसे, बात तो सेम ही है, वैसा वाला केस है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, प्रॉपर यानी कि वास्तविक या विशिष्ट, और एनसीईआरटी के हिसाब से 3 हो जाएंगे, विशिष्ट वाले, शिथिल जिसको हम क्या कह रहे हैं ढीला, और सघन, ठीक है। एनसीईआरटी में ये यहां से दे रखा है 1, 2 और 3, और अदर गाइड में आपको फिर इसके 1, 2 ये दे रखे हैं और इसके 2 प्रकार दे रखे हैं। ढीले में हमें 2 प्रकार के उत्तक पढ़ने हैं, एक हम पढ़ेंगे एरियोलर, ठीक है, उसके बाद वसा और जालिका। अब हम क्या करेंगे, हम 2 ही पढ़ेंगे, एरियोलर और वसा, और जालिका को हमने इसी में इंक्लूड कर रखा है, ठीक है, ये आ जाएगा जालिका वाला। उसके बाद सघन में हम 2 पढ़ेंगे, नियमित और अनियमित और प्रत्यास्थ, ठीक है। हम नियमित और अनियमित देखेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, प्रत्यास्थ अपने आप आ जाएगा, ठीक। फिर विशिष्ट प्रकार के उत्तक में हम जनरली जो है वो 3 कैटेगरी देखते हैं, एक अस्थि देखेंगे, एक उपास्थि देखेंगे, और एक रक्त यानी कि ब्लड देखेंगे। देखो इस रक्त को ही तरल उत्तक कहते हैं, तो कई बुक्स ने इसको तरल उत्तक के नाम से दे रखा है, ठीक। और क्या कर रखा है, ये जो अस्थि और उपास्थि है इनको आलंबन टिश्यू भी कहते हैं, तो इनको कई बुक्स ने आलंबन के नाम से दे रखा है। कहानी वही बोलेगा वो आगे जाके, ये भी आलंबन है क्योंकि ये सहारा देता है हमारी बॉडी को। आलंबन का मतलब होता है सपोर्ट, ठीक है। तो ऐसे करके कर रखा है। अस्थि में फिर हम स्पंजी और कॉन्टैक्ट, ये अस्थि के प्रकार देख लेंगे, और इधर हम उपास्थि में 3 प्रकार देख लेंगे, प्रत्यास्थ तंतु, ठीक है, तंतु उपास्थि और हाइलिन, ये सब हम पढ़ेंगे, बस हम थोड़ा एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे। अब एनसीईआरटी पे चले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह के संयोजी उत्तक है, कौन कौन से, सामान्य, ढीला जिसको कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और विशिष्टीकृत, ठीक है। इसमें हम नॉर्मल पढ़ेंगे क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। इसके 2 प्रकार पढ़ेंगे, इसके भी 2 तरह के देखेंगे हम प्रकार, और इसमें हम 3 चीजें देखेंगे, जिसमें से एक चीज यानी कि ब्लड हम आज नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, ब्लड खुद अपने आप में बहुत बड़ा है। आज हम सिर्फ क्या देखेंगे, अस्थि और उपास्थि देखेंगे। ब्लड को थोड़ा सा हम जो है कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, कल की क्लास में। और इसी को हम क्या बोलेंगे, तरल उत्तक, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए
तो शुरू करते हैं कहानी को। अब है सामान्य ढीला संयोजी उत्तक। अच्छा, एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक ऐसा संयोजी उत्तक बताइए जिसमें फाइबर नहीं होते या तंतु नहीं होते, तो क्या नाम होगा आपका? तो उसका आंसर है रक्त। रक्त में कोई प्रकार के फाइबर नहीं होते। आप रक्त की संरचना पढ़ेंगे, अभी हमने कहा कि संयोजी उत्तक में तंतु होते हैं, लेकिन रक्त में किसी प्रकार का तंतु नहीं होता। ठीक है, यहां पे लिख दूं मैं आपकी जानकारी के लिए। ठीक है, रक्त में नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आ सकता है कभी भी पूछने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संयोजी उत्तक के सबसे पहले प्रकार के, जिसको हम बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। देखो नाम बता रहा है इसका, लूज कनेक्टिव टिश्यू, मतलब इसमें सब कुछ लूज लूज है। इसमें अधात्री ज्यादा होगी, कोशिकाएं भी कम होंगी और तंतु भी ज्यादा होंगे, है ना। तंतु कम होंगे तो अपने आप सब कुछ लूज लूज रहेगा, सब कुछ दूर दूर फैला हुआ रहेगा। तो ये क्या है, इनमें जो है अधात्री बहुत ज्यादा रहेगी और तंतु जो है वो अच्छे से फैले हुए, ऐसे बिल्कुल दूर दूर एक दूसरे से, और कोशिकाएं भी जो है वो अलग अलग रहेगी। तो ऐसे लूज सा पैक रहेगा ये। ठीक है, इसकी पैकिंग जो है वो लूज है, इसलिए इसको ढीला संयोजी उत्तक, या और क्या कहते हैं हम इसको, शिथिल संयोजी उत्तक। ये भी लिख लो हिंदी, शिथिल। एक बच्चों मैं काफी टाइम हर चीज के 2-2, 3-3 वर्ड बताती हूँ, इंग्लिश, हिंदी, और भी हिंदी में भी कोई होता है जैसे अभी बताया, उसके बाद भी आप लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है कि ये क्या है और वो क्या है। थोड़ा क्लास को ध्यान से सुना करो और ये चीजें नोट करते जाया करो कहीं, कि इसको ये भी कहते हैं, ऑब्लिक ऑब्लिक लगा के लिखते रहा करो साथ में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके 2 प्रकार पढ़ेंगे हम, जैसा कि मैंने कहा, एक तो अंतराली और एक पढ़ेंगे वसा उत्तक। अब कई बुक्स क्या करती है, इसी में वसा कोशिकाओं को इंक्लूड कर देती है और वसा उत्तक का नाम ही नहीं लेती, तो वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अंतराली उत्तक की। नाम बता रहा है इसका अंतराली, मतलब कि कोई जगह है इसमें। इंग्लिश में इसको कहते हैं एरियोलर टिश्यू। हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखेंगे, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें हिंदी में भी कई जगह पे एरियोलर टिश्यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाई अंतराली भी वही है, एरियोलर भी वही है। एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू नाम बता रहा है, इसमें क्या है भाई, आपको ये इसका प्रकार नहीं लगे, मैं यहां से ये इसको रब कर देती हूँ, नहीं तो आपको लगेगा ये इसका प्रकार है। ठीक, एरियोलर मतलब एयर ज्यादा होना। अब यहाँ पे एयर की तो बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बात है कि ये जो है इसमें बहुत सारा स्पेस रहेगा, फ्रीडम रहेगी। ठीक है, स्पेस रहेगा, जगह रहेगी कोशिकाओं के बीच में, जो पैकिंग है वो बहुत ही ढीली रहेगी, क्योंकि नाम ही भाई ढीला उत्तक है, तो पैकिंग जो है वो ढीली रहेगी। कहाँ होता है ये भी हम देखेंगे। इसमें अधात्री की मात्रा अत्यधिक होती है। ठीक है, ये बात तो पक्की है। अभी मैंने कहा कि इसमें क्या रहेगी, आपकी जो अधात्री है वो ज्यादा रहेगी, मैट्रिक्स, और सेल्स और फाइबर कम रहेंगे। ठीक है, यह त्वचा के नीचे स्थित होता है तथा संयोजी उत्तक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, अतः इसे त्वचा गर्तिका उत्तक भी कहते हैं। त्वचा गर्तिका उत्तक भी कहते हैं। कहाँ होता है त्वचा में, ये जरा सुनो। देखो, हमने अभी एपिथेलियम टिश्यू की बात की थी, हमने कहा था हमारी त्वचा में जो है वो शल्की कोशिकाएं होती है ना, टाइल की फॉर्म में ऐसे। ये हो गई त्वचा की सबसे बाहरी परत जो हमें दिखती है, जिसको हम शल्की उत्तक से बनी होती है। ठीक, शल्की उत्तक से बनी होती है। इसके नीचे की तरफ हमने कहा था एक आधारी कला होती है। लास्ट क्लास ये क्या थी, आधारी कला, जिसको हमने कहा था बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, ये हमारी हो गई शल्की उपकला। इसके नीचे की तरफ मैंने कहा था कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी उत्तक होता है, तो ये रहा हमारा संयोजी उत्तक। अब संयोजी उत्तक किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, इसी संयोजी उत्तक के नीचे की तरफ ये जो है, या इसी संयोजी उत्तक में बोल दो, क्या होता है, अंतराली या एरियोलर टिश्यू होता है।
ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें कौन सा आपको अधिकतम मात्रा में मिलेगा? एरियोलर टिश्यू। दूसरे टाइप के भी मिलेंगे क्योंकि भाई टिश्यू बहुत सारे, ब्लड भी तो है, वो भी तो मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो भाई एरियोलर टिश्यू आपको सबसे ज्यादा मिलेगा कहाँ पे? त्वचा के नीचे की तरफ। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? त्वचा गर्ती का जो है वो क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। इसी के अंदर आपके बाल है। देखो त्वचा जो होती है ना, ऊपर त्वचा होती है, एपिडर्मिस होती है, नीचे डर्मिस होती है, और उसके बाद जो है एरियोलर टिश्यू होता है। उसमें आपके जो हेयर लगे होते हैं त्वचा के, वो श्वेत ग्रंथियां, ये सब प्रेजेंट रहती है। यह त्वचा व उपकला को पेशियों से जोड़ता है, ठीक है। त्वचा और उपकला का मतलब हमारी स्किन, और स्किन में ऊपर की तरफ क्या है? एपिथेलियम टिश्यू है, उपकला कोशिका है शल्की वाली। उपकला कोशिका क्या है? शल्की कोशिका को ही तो उपकला कोशिका कहेंगे। तो वो है, उनको सबको किससे जोड़ता है? पेशियों से जोड़ता है, क्योंकि संयोजी ऊतक के काम ही इसका जोड़ना है। पेशियों के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली कहाँ कहाँ पाया जाता है? भाई देख लो, पूछा जा सकता है, ये सब आते रहेंगे। आपको खुद को ध्यान में रखना है कि ये आपको पूछ ले कि जो अंतराली संयोजी ऊतक है उसके उदाहरण दो, तो ये उदाहरण ही है। एक तो त्वचा के नीचे पाया जा रहा है, उसके बाद पेशियों के चारों ओर पाए जाने वाली जो झिल्ली है वहां पे पाया जा रहा है। रुधिर वाहिकाओं एवं तंत्रिका कोशिकाओं के परितः स्थित पेरिटोनियम, ठीक है। पेरिटोनियम क्या था? कल की क्लास में मैंने समझाया था कि उदर गुहा में जो एपिथेलियम टिश्यू होता है जो ढकता है, उसको क्या कहते हैं? पेरिटोनियम टिश्यू कहते हैं। वहां पे उससे जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं इसी के बने होते हैं। कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? त्वचा में, पेशियों के चारों ओर, पेरिटोनियम में, और कहाँ पे? रुधिर वाहिकाओं के चारों ओर, ठीक है। जो वाहिकाएं हैं हमारी, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के भी चारों ओर क्या है? एपिथेलियम तो है ही सही, लेकिन ये भी है, कनेक्टिव टिश्यू भी है, एरियोलर टाइप का, अंतराली संयोजी ऊतक। सामान्यतः अंतराली ऊतक के निम्नलिखित अवयव है। अब अंतराली ऊतक में होता क्या क्या है? हमने कह दिया कि भाई हर संयोजी ऊतक में 3 प्रकार की चीजें हैं, अधात्री, कोशिकाएं और तंतु। तो अंतराली में क्या क्या है? ठीक है, इनमें से मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कुछ में किसी में क्या होगा, किसी में क्या होगा, किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा। तो इसमें अधात्री तो ज्यादा है ही, और कौन कौन सी चीजें इसमें मिलती है? तो पहले बात कर लेते हैं अधात्री की। यह गाढ़ा पारदर्शी अधिकता में पाया जाने वाला आधार द्रव्य है, ठीक है, क्योंकि हमने कह दिया कि एरियोलर में सबसे ज्यादा कौन होती है? अधात्री होती है। इसमें तंतु कोशिकाओं के अतिरिक्त रुधिर कोशिकाएं यानी कि कैपिलरीज एवं लसिका वाहिनियां भी पाई जाती है। आधारी होगी, ये भाई अधात्री हो गई। इसमें क्या मिलेगा? एक तो तंतु जो कि 2 प्रकार के होंगे, मैंने अभी कहा, ठीक है, एक कोलेजन और इलास्टिन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ में क्या होगी? रुधिर कोशिकाएं भी होंगी। अब मैं रेड बना रही हूँ, मुझे पता है इस बोर्ड पे रेड नहीं दिखता, लेकिन क्या करूं मैं, है ना, क्या कलर लेकर आऊं। तो भाई रुधिर कोशिकाएं और लिम्फ ये भी फैले हुए रहेंगे, और सब लूज रहेंगे, ठीक है। लिम्फ क्या होता है? भाई लिम्फ पहले मैं समझा चुकी हूं कि हमारे ब्लड की कैपिलरीज से छन के जो प्रोटीन और प्लाज्मा बाहर निकल आता है, वही आगे जाकर या वही क्या कहलाता है? लिम्फ कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं तंतु की। ये अधात्री में पाए जाते हैं तथा निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है श्वेत कोलेजन तंतु। ये श्वेत रंग के अशाखित, देखो इस बात को बहुत ध्यान से अंडरलाइन करते रहना, कोलेजन तंतुओं की क्या खासियत होती है। सबसे पहली बात, ये श्वेत होते हैं, ठीक है। कैसे हैं? श्वेत। अब मुझसे ये मत पूछना श्वेत क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है व्हाइट, और ये तो श्वेत तो हिंदी वर्ड है ना, प्योर हिंदी, ठीक है। अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब ब्रांच नहीं होते, एक बिल्कुल ऐसे सीधे, बस इनमें कोई शाखाएं नहीं है। अशाखित चमकदार होते हैं। अब सफेद है तो हम बोल सकते हैं कि चमकदार है, ठीक है, चमकदार होते हैं। इनमें प्रत्यास्थता का अभाव होता है, ये बात बहुत जरूरी है, यही दूसरे तंतुओं से इसको अलग करेगी। कोलेजन तंतु क्या होंगे? एक तो सफेद होंगे, अशाखित होंगे, और प्रत्यास्थता कम होगी। अब प्रत्यास्थता होती क्या है? इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिक देखा है आपने, रबड़ बैंड देखा है, हम खींचते हैं, उसको खींचते हैं और छोड़ देते हैं तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। तो इनमें कम होती है, थोड़ी बहुत है लेकिन इतनी नहीं है रबड़ जैसी कि भाई खींचा और
वापस अपनी पोजीशन में आ गया। खींचेंगे तो हो सकता है टूट भी जाए, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि इलास्टिसिटी का क्या है यहाँ पे, अभाव है। ठीक, दूसरे प्रकार के हैं पीले इलास्टिन तंतु। इनका नाम इलास्टिन है, ये इलास्टेबल होंगे। देखो नाम बता रहा है इसका, इलास्टिसिटी से इलास्टिन और इलास्टिन से इलास्टिन तंतु, मतलब इनमें इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। ये इलास्टिन प्रोटीन के बने हुए हैं और कलर कैसा है भाई इनका, पीला। ठीक है, ये पतले पीले रंग के शाखान्वित, उससे अलग है, तंतु होते हैं। इनमें प्रत्यास्थता पाई जाती है। इनका निर्माण इलास्टिन प्रोटीन से होता है और उनका किससे होगा, कोलेजन प्रोटीन से। वहां पे नहीं लिखा है तो आप लिख दो, यहां पे लिखा हुआ है इनका निर्माण कोलेजन प्रोटीन से होता है। ठीक है, ये तीन चीजें आपको डिफरेंशिएट करनी है इन दोनों में। और जैसा कि मैंने कहा सब में पाए जाते हैं ये सारे संयोजी ऊतक में। हम एक बार पढ़ रहे हैं, बार बार इन सब चीजों को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये सब चीजें सब में पाई जाएगी, बस उनकी मात्राएं अलग अलग होंगी। नेक्स्ट है जालिकावत तंतु, ये भी नाम से बता रहा है, रेटिकुलेट। ये कैसे होंगे, देखो ये शाखित है, ऐसे इनमें शाखाएं मिलेंगी आपको, वो अशाखित थे। जालिकावत तंतु जिसको रेटिकुलेट कहते हैं, ये महीन अशाखित तंतु होते हैं। इनमें प्रत्यास्थता का अभाव होता है, इनमें भी भाई अभाव है प्रत्यास्थता का। इनका निर्माण रेटिकुलिन प्रोटीन से होता है। अब कई बुक्स इसको देती ही नहीं है, सिर्फ दो प्रकार के ही देती है, लेकिन मैंने लिख दिया, ज्ञान ही है भाई, एक्स्ट्रा ही सही है तो सही, कभी ना कभी काम ही आएगा। नाम देखो सबके इजी है, जो कोलेजन है वो कोलेजन प्रोटीन से बना हुआ है, जो इलास्टिन है वो इलास्टिन प्रोटीन से बना है, जो रेटिकुलर है वो रेटिकुलिन प्रोटीन से बना हुआ है। इनकी क्या खासियत है, ये अशाखित तो है लेकिन ये ऐसे जाले बना रखे हैं इन्होंने इस तरह से, है ना। ये शाखित है, ये अशाखित है, और इनमें भी क्या रहेगा भाई, अप्रत्यास्थ रहेंगे, यानी कि प्रत्यास्थता का अभाव। अब कई जगह प्रत्यास्थता को अप्रत्यास्थता लिखा हो, उसका मतलब यही है शॉर्ट में कि भाई प्रत्यास्थता का अभाव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संयोजी उत्तक कोशिकाएं। पहली चीज हो गई अधात्री तंतु हो गए, उसके बाद थर्ड चीज क्या आ गई है, कोशिकाएं, क्योंकि हमने कहा तीन घटक है तो कोशिकाओं की बात कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी सेल्स होती है। एरियोलर संयोजी उत्तक की अधात्री में निम्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, और ये कोशिकाएं आपको मैक्सिमम एरियोलर टिश्यू में ही मिलेंगी। जैसे कि मैंने कहा कि कोशिकाएं सब में है, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं कोशिकाएं, वो किसकी स्पेशलिटी है, वो एरियोलर संयोजी उत्तक की स्पेशलिटी है। क्योंकि हड्डी में मैंने कहा ऑस्टिन वाली ऑस्टियोसाइट्स मिलेंगी आपको कोशिकाएं, मास्ट सेल्स भी मिलेगी, लेकिन अलग अलग प्रकार की। इन कोशिकाओं में ही विभिन्नता आती रहेंगी जब संयोजी उत्तक का प्रकार पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो एरियोलर टिश्यू में कौन कौन सी प्रकार की कोशिकाएं वो देख लेते हैं। सबसे पहले स्थिर कोशिकाएं चार प्रकार की होती हैं। ये जो कोशिकाएं हैं चार प्रकार की है एरियोलर टिश्यू में। पहली है तंतु कोरक, जिसको फाइब्रोब्लास्ट भी कहते हैं। मैं फिर से बोलूंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखें, क्योंकि कहीं हिंदी में भी फाइब्रोब्लास्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इन्हीं से क्या होता है बेटा, ये फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं ऐसी होती है, ऐसी, और इन्हीं से किसका निर्माण होता है, तंतु का निर्माण होता है। इसीलिए इनको तंतु कोशिकाएं कह रहे हैं। देखो नाम ही बता रहा है इसका, तंतु कोरक, मतलब जो तंतु का, ब्लास्ट का मतलब होता है निर्माण करना। किसका निर्माण कर रहे हैं ये, तंतु का। ये जो तंतु पढ़ के आए हैं ना, तीन प्रकार के, कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलेट, ये किससे बनते हैं, ये इन्हीं कोशिकाओं से बनेंगे, यही इनको बनाती है। ठीक है, जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं है ना, वही तंतु कोशिकाओं को बनाती है। पूछा जा सकता है ये कंपटीशन एग्जाम में भी, आपके एग्जाम में भी, कि तंतु का निर्माण किससे होता है, तो तंतु कोरक से या तंतु फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं से। नेक्स्ट है वसा कोशिकाएं। मैंने कहा था ना, कई जगह आपको वसा कोशिकाएं अलग से भी मिलेगा, इसमें भी वसा कोशिकाएं होती हैं और एक वसा ऊतक भी होता है, पर दोनों चीजें एक ही हैं, क्योंकि इंग्लिश नाम दोनों के सेम रहेंगे, एडिपोस। ये क्या है, वसा कोशिकाएं। ये जो आप कहते हैं ना मोटे हो रहे हैं, है ना, मोटापा बढ़ रहा है, हमारी स्किन के नीचे फैट जमा हो रहा है, वसा जमा हो रही है, ये वसा कहाँ जमा होती है, एडिपोस टिश्यू के अंदर जमा होती है। ठीक है, ये एडिपोस सेल्स के अंदर जमा होती है।
प्लाज्मा कोशिकाएं, ठीक, प्लाज्मा कोशिकाएं पाई जाती हैं इनमें, अभी पढ़ेंगे सबको डिटेल में। मास्ट कोशिकाएं, ये सब आपको 12th में भी पढ़नी है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ अभी से। सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रोब्लास्ट की। देखो आ गया ना, तंतु कोरक को ही क्या कहते हैं, फाइब्रोब्लास्ट। तो हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखें। ठीक, ये कोशिकाएं अनियमित आकार कैसा है इनका, अनियमित आकार की, चपटी, बड़ी व शाखित होती है। ये ऊतकों में अधिकता में उपस्थित होती है। इनका कार्य अधात्री तंतुओं का निर्माण करना है। विटामिन सी की उपस्थिति में ये अधिक सक्रिय होती है। ठीक है, क्या देखो यहाँ आ गया जो मैंने आपसे कहा, क्या काम है इनका, तंतुओं का निर्माण करना। ये जो आपको चीजें आती है ना बीच बीच में, ये बड़ी भयंकर होती है। नीट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तंतुओं का निर्माण करती है, 4 ऑप्शन ढूंढो। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी बातें मैं यहाँ पे ये अंडरलाइन गोले जो करती जाती हूँ ना, जो जैसे पहले भी मैंने कहा कि जो बच्चे बैच से जुड़े हुए हैं, जब वो नीट के क्वेश्चन देखते होंगे तो उनको ये फील होता होगा कि हाँ ये हमने पढ़ा है क्लास में और हमने उसको ऐसे ही जाने दिया था, जबकि वो नीट में पूछा हुआ है। तो ये ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जहाँ पे हमारा ध्यान कम होता है। जो चीज़ें सामने दिखती है ना वो तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन जो डीपली होती है उसको बहुत कम लोग जो है याद कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी की उपस्थिति में ये क्या हो जाती है, अधिक सक्रिय हो जाती है। फिर है मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेजेस फिर आएंगी जब हम ब्लड पढ़ेंगे। अब आप जैसे मैंने कहा ना, ये यही चीज कि सब कनेक्टिव टिश्यू है। कुछ कोशिकाएं सब में एक जैसी रहेगी, कुछ कोशिकाएं ब्लड में आपको, जैसे मैक्रोफेज ब्लड वाले में भी मिलेगी, आपको यहाँ पे भी मिल रही है। एडिपोज टिश्यू आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, आपको विशिष्टीकृत ऊतक में भी मिलेगा। ठीक है, हड्डियों में भी मिलेगा आपको, वहाँ पे ब्लड में भी मिलेगा आपको, स्किन के नीचे भी मिलेगा। तो ये ऐसे कंफ्यूज मत होना कि यार मैम ने तो इसको है ना उसमें पढ़ाया था ढीले वाले में और अब मैम उसको ब्लड में भी पढ़ा रही है। मैं पहले ही ये लाइन बोल चुकी हूँ कि 3 घटक है, ये तीनों सब में रहेंगे, बस किसी में कम रहेंगे, किसी में ज़्यादा और किसी में नहीं भी हो सकते हैं। जैसे ब्लड में फाइबर्स नहीं होते। ठीक है, मैक्रोफेजेस या हिस्टोसाइट्स भी कहते हैं इन्हें। ये अमीबाब कोशिकाएं हैं। मैक्रोफेजेस क्या होती है थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। हमारे ब्लड के अंदर और स्किन के नीचे भी, क्योंकि भाई ये एरियोलर टिश्यू स्किन के नीचे पाया जा रहा है, अभी बात की हमने, कुछ कोशिकाएं होती हैं, ये एक तरह की WBC कोशिकाएं जो बैक्टीरिया है ना, वायरस जब हमारी बॉडी में आते हैं तो उनसे लड़ाई लड़ती है, उनको मारने का काम करती है। ये अमीबाब होती है, मतलब अमीबा की तरह होती है, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, क्योंकि अमीबा कैसा है, बिना किसी शेप के, जो बड़े आकार की तथा संख्या में अधिक होती है, होनी भी चाहिए। बैक्टीरिया आएगा तो एक WBC क्या कर लेगी, एक मैक्रोफेजेस क्या कर लेगी, संख्या ज्यादा होगी तभी तो बैक्टीरिया को मार पाएगी। इनका प्रमुख कार्य ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, जीवाणुओं, रोगाणुओं, हानिकारक पदार्थों एवं मृत कोशिकाओं का भक्षण करना है। भक्षण करना मतलब खौखोड़ी है ये, ठीक है, खा जाती है उसको। इन्हें सफाई कर्मी कोशिकाएं यानी कि स्कैवेंजर्स भी कहते हैं। यकृत की कुफ्फुर, देखो यकृत में एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनको कहते हैं कुफ्फुर कोशिकाएं। तो यकृत की जो कुफ्फुर कोशिकाएं हैं, मस्तिष्क की माइक्रोग्लिया तथा रुधिर की मोनोसाइट्स इसी प्रकार की कोशिकाएं। ठीक है, आपको देखिए मस्तिष्क का माइक्रोग्लिया नहीं याद रहे कोई बात नहीं, आप यकृत की कुफ्फुर लिख देना, त्वचा के नीचे लिख देना, ठीक है, मोनोसाइट्स लिख देना। ये सब क्या है, मैक्रोफेजेस है। क्या काम है इनका, जीवाणुओं और रोगाणुओं को मारना। किसकी कोशिकाएं पढ़ रहे हैं हम, एरियोलर ऊतक की। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कोशिकाएं, मास्ट कोशिकाएं। ये भी भयंकर वाली है, नाम ही इनका भयंकर है, मास्ट कोशिकाएं। ये होती है बहुत ही सेंसिटिव, जब आपको एलर्जी हो जाती है ना, इन्हीं की दया से होती है। ठीक है, जब आपको ये किसी से बोलते हैं ना डस्ट से एलर्जी है मुझे, और मुझे किसी की खुशबू से एलर्जी है ना, वो एलर्जी क्या है, ये मास्ट कोशिकाओं का वरदान है। जब भी कोई बाहरी कण आपकी बॉडी के अंदर आता है, चाहे वो डस्ट हो, चाहे किसी फूल की खुशबू हो,
स्मेल भी हो सकती है, या किसी के परागकण हो। परागकण क्या होते हैं? फूलों में जो अभी हम पढ़ के आए ना, पराग कोश के अंदर परागकण होते हैं। जब बसंत ऋतु आती है तो परागकण फैलते हैं, क्योंकि उस टाइम फूलों का सीजन चल रहा होता है, अलग अलग प्रकार के फूल उगते हैं बगिया में। तो वो हवा के थ्रू अगर किसी हमारी नाक में जाते हैं और अगर हमें उससे एलर्जी है, तो ये मास्ट कोशिकाएं क्या करती है, उसको अपना दुश्मन समझती है। वो कुछ नहीं है, परागकण है, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि वो हमारा दुश्मन है, और उस पर ये मैक्रोफेजेस जो अभी गई और ये मास्ट कोशिकाएं उस पर चालू हो जाती, महाभारत शुरू कर देती है, उधर अटैक करना शुरू कर देती है। और इस अटैक करने में ये एक प्रकार का केमिकल सिक्रीट करती है जिसको बोलते हैं हिस्टामिन। अभी नाम आ रहा है। यही हिस्टामिन आपको वो छींके लाना, एलर्जी होना, खुजली आना, ऐसी ऐसी चीजें करवाता है। उसी को कहते हैं एलर्जी होना। ये एलर्जी जो मैंने अभी एक्सप्लेन की, उसी को एलर्जी करना कहते हैं। किसी चीज से हमें एलर्जी होती है। उसमें योगदान होता है इन मैम साहब का मास्ट कोशिकाएं। ये छोटी गोल या अंडाकार कोशिकाएं होती हैं। इनकी संख्या कम होती है, मैक्रोफेजेस से कम है। इनका जीव द्रव्य कणिकीय होता है, मतलब कि ग्रैन्युलर होता है ना। इन कोशिकाओं में भाई ऐसे ग्रैन्यूल्स रहेंगे। ये कोशिकाएं हिपेरिन। हिपेरिन क्या है? देखो, हमारा ब्लड आपको पता है कि जैसे ही बाहर एयर में आता है तो वो सूख जाता है और क्लॉट हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग पड़ा है, रुधिर का थक्का जमना जिसको हम कहते हैं, है ना। हमारा ब्लड हमेशा बहता नहीं रहता है, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आया थक्का बन गया। लेकिन ऐसा हमारे बॉडी के अंदर क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? बॉडी में कैसे रुधिर ऐसे बहता रहता है? वहां पे भी सूख जाना चाहिए, वहां पे भी क्लॉट हो जाना चाहिए। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि हमारी जो ये मास्ट कोशिकाएं है ना, प्यारी वाली, ये हिपेरिन का सिक्रीशन करती है, और ये हिपेरिन रुधिर को जमने से बचाता है। इसीलिए हमारी ब्लड वेसल्स में हमेशा रुधिर बहता रहता है। हाँ, कभी कोई बीमारी हो जाती है, जैसे हम कहते हैं उसको ब्लड क्लॉट हो गया है, फिर उसको ऑपरेशन करके उस ब्लड क्लॉट को निकालना पड़ता है, वो अलग चीज है, लेकिन जनरली नहीं जमता। और हमारा जो प्यारा मच्छर है, वो जब हमें काटता है, वो भी हमारी बॉडी के अंदर हिपेरिन डालता है, क्योंकि उसको पता है जैसे इसका रुधिर बाहर आया वो तो जम जाएगा, और मेरे वो तो स्ट्रॉ, उसकी तो ऐसे नली रहती है ना जिससे वो खून चूसता है ऐसे करके, तो फिर तो ब्लड जम जाएगा, तो उसकी स्ट्रॉ में जाएगा ही नहीं खून, तो वो हिपेरिन डाल देता है उसके अंदर और ज़्यादा, ताकि वो जमे ना। और हिस्टामिन मैंने आपको बताया एलर्जी के अंदर, ठीक है, सिक्रीट होता है। तो ये दो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसको जरा नोट कर ले। ये कोशिकाएं हिपेरिन और हिस्टामिन तथा सीरोटोनिन पदार्थों का स्त्रावण करती है। सीरोटोनिन भी आपको लग रहा है क्या है भाई? सीरोटोनिन के बहुत सारे काम हैं, जिसमें बोन्स को डेवलप करना, ग्रोथ करना, बहुत सारे काम होते हैं सीरोटोनिन के, ठीक है। तो एक काम नहीं है इनका। तो सीरोटोनिन जो है वो भी सिक्रीट करती है। ये तीनों आपको नाम याद करने हैं, नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पे, इसलिए इसको ध्यान रखें। चलिए, फिर है लिम्फोसाइट्स। ये सब देखो WBC के ही प्रकार हैं एक तरह से, वो मैक्रोफेज भी WBC का है। अभी हम ब्लड पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट भी सारे संयोजी ऊतक में पाई जाती है। मास्ट कोशिकाएं भी मैक्सिमम सभी संयोजी ऊतक में पाई जाती है। ये गोलाकार छोटी कोशिकाएं होती हैं जो प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। वही कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन हो जाता है हमें, तो ये क्या करती है? एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, मतलब उसको मारने के लिए एक प्रोटीन का निर्माण करती है जिसको हम कहते हैं प्रतिरक्षी। ये सब पढ़ोगे अभी आप, आगे चैप्टर आ रहे हैं क्या होते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। हानिकारक जीवाणुओं, रोगाणुओं व मृत कोशिकाओं का भक्षण करती है। माइक्रोफेजेस की बहन है ये भी, सेम काम, ठीक है। ये दोनों मिलके ही जो है 12 बजाती है बाहर से आने वाले जीवाणुओं की, इसलिए हम इतनी जल्दी बीमार नहीं होते। ये दोनों फेल हो जाती है तब हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मा कोशिकाएं। ये भी इन्हीं का हिस्सा है। इनकी व्युत्पत्ति लिम्फोसाइट से होती है, मैंने कहा था ना इन्हीं का हिस्सा है। ये भी छोटी एवं गोलाकार कोशिकाएं होती हैं। ये भी प्रतिरक्षी निर्माण में भाग लेती है, एंटीबॉडीज बनाती है ना। जनरली अभी आप पढ़ोगे बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, उसमें बी वाली जो होती है वो प्लाज्मा सेल्स बनाती है। ये सब पढ़ना है आपको, ये 11th में नहीं है 12th में आएगा, ये वहाँ के लिए बचा के रखा है आपके लिए।
तो थोड़ा बहुत आप 2-4 लाइनें लिख देंगे तो सही रहेगा। ठीक है, अब है वसा कोशिकाएं। ठीक, वसा कोशिकाएं क्या है? फैट सेल्स, नाम बता रहा है इनको। ये क्या स्टोर करके रखेंगी? वसा। ये संख्या में कम किंतु आकार में बड़ी होती है। इनमें बड़ी वसा गुलिका यानी कि ग्लोब्यूल पाई जाती है। गुलिका क्या है? कि सेल है, मान लो ये सेल है वसा कोशिका, उसके अंदर आपको ऐसे छोटे छोटे जो है वसा के गोलियां मिलेंगी ऐसे, इसको बोलते हैं वसा गुलिका, ग्लोब्यूल्स। ठीक, और कुछ नहीं। अब देखो हमने क्या पढ़ा? एरियोलर टिश्यू खत्म कर दिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं बी वाला, वसा उत्तक। ढीले संयोजी उत्तक के 2 प्रकार देखे हमने, एरियोलर और वसा वाला। ए वाला पढ़ लिया है, अभी हम बी वाला पढ़ने वाले हैं, वसा उत्तक। वसा उत्तक एरियोलर उत्तक से ही व्युत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप वसा कोशिकाएं हैं, यही आगे जाकर एडिपोस टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, क्या है एडिपोस टिश्यू? ये भी आपकी स्किन के नीचे होता है, क्योंकि हमने कहा यहाँ पे तो वही शल की कोशिकाएं, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर एरियोलर टिश्यू। और एरियोलर टिश्यू में ही क्या होता है? वसा उत्तक भी होता है। ये दोनों उत्तक साथ साथ रहते हैं, एरियोलर उत्तक और वसा उत्तक। क्या काम है इसका? आपके शरीर में जितनी भी वसा आप जो खाते हो, फैट, ये ऑयल, घी, तेल है ना, जो भी आप ये बटर जो भी खा रहे हो, ये जाती कहाँ है? आपके जो पाचन तंत्र है उससे तो अवशोषित हो जाती है। आपको अगर ध्यान हो थोड़ा सा 10th का, तो आपने पढ़ा हो कि लिम्फ जो है, लसिका वाहिकाएं जो है वो वसा को जो है वहां से लेकर आती है, लेकिन लेकर जाएंगी कहाँ? ये जाती है आपके स्किन के नीचे। स्किन के नीचे ये जो वसा उत्तक है ना, इसके अंदर जाके वसा को स्टोर कर देती है, यानी कि संग्रहित कर देती है, ताकि जब काम पड़े तो उसको यूज किया जा सके। और हम जो ये मोटे हो जाते हैं ना, कैसे हो जाते हैं? कि जो वसा आप खा रहे हैं वो आपकी स्किन के नीचे इस वसा उत्तक में जा जाके जमा होती जा रही है, और इसीलिए आप मोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, वसा उत्तक एरियोलर टिश्यू का ही बनता है या उसी से बनेगा। इसकी अधात्री में गोल व अंडाकार बड़ी फाइब्रोब्लास्ट के समान वसा कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जो वसा का स्टोरेज करेंगे। प्रारंभ में इन कोशिकाओं में वसा छोटी छोटी बूंदों के रूप में होती है, जो बाद में सभी आपस में मिलकर एक बड़ी वसा गोलिका यानी कि फैट ग्लोब्यूल, जो मैंने अभी बात की, पहले छोटी छोटी रहेंगी ऐसे, फिर 2-2, 4-4 मिलके एक बड़ी बना लेंगी। इसको भी क्या कह देंगे? वसा गोलियां कह देंगे, वही ग्लोब्यूल। उसको छोटी वाली को गुलिका कह रहे थे, बड़ी वाली को गोलियां कह देंगे। क्या फर्क पड़ा है? की फर्क पैंदा। अब बात करते हैं सघन उत्तक की। ढीला वाला खत्म हो गया है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने 2 चीजें पढ़ी, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है किसका प्रकार क्या है। 3 थे, उसमें से पहला हमने पढ़ा ढीला वाला, लूज वाला, शिथिल वाला। उसके 2 पढ़े, उसमें हमने कोशिकाएं देखी, और ये कोशिकाएं सब में थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं मिलती रहेंगी। उसके बाद दूसरा वाला पढ़ रहे हैं अब हम, सघन उत्तक। ठीक है, संयोजी सघन उत्तक। ढीला वाला पढ़ लिया, शिथिल वाला, अब डेंस वाला पढ़ रहे हैं। देखो नाम बता रहा है इसका, क्या होता है सघन उत्तक? सघन उत्तक देखो नाम बता रहा है इसका। सघन उत्तक का मतलब इसमें अधात्री कम रहेगी। वो लूज था, सब कुछ लूज पैक था उसमें। ये डेंस है, डेंस का मतलब भरा भरा, इसमें सब कुछ भरा रहेगा। अधात्री होगी, लेकिन अधात्री में तंतु भी ज्यादा होंगे, कोशिकाएं भी कुछ मात्रा में हो सकता है ज्यादा हो, तो इसमें पैकिंग जो है वो क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। आपको एरियोलर टिश्यू का एक फोटोग्राफ मैं बता देती हूँ। ये देखो, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, सेम फोटो। ठीक है, ये है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जो हम शिथिल वाला अभी पढ़कर आए हैं। शिथिल, ढीला, और उसमें 2 थे, 2 हमने पढ़े। एक हमने पढ़ा एरियोलर वाला, और दूसरा हमने पढ़ा एडिपोस, वसा वाला। ठीक है, ये एनसीईआरटी में है आपके डायग्राम।
ये देखो यहाँ पे ये आपको दिख रही है ग्रीन कलर की कोशिकाएं, ये आपकी वो है फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं, है ना। और मैंने कहा था इन्हीं से क्या बनते हैं, तंतु बनते हैं। तो देखो ये तंतु निकल रहे हैं यहाँ से, फिर ये तंतु निकल के अलग हो जाएंगे और अधात्री में फैल जाएंगे। ठीक, ये है, ये जो ब्लू वाले आपको दिख रहे हैं ये कोलेजन तंतु है। ठीक, और ये वाली जो है वो मैक्रोफेजेस है। मैंने कहा था अमीबा की तरह होती है, इनका कोई शेप नहीं होता। ये देखो ये अमीबा की तरह। ये आपकी मास्ट कोशिकाएं हैं, ये भी पढ़ी हमने। कुछ इसमें आपको WBC दिख रही है, ये देखो ये है आपकी WBC की जो है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, ए ग्रेनुल अभी पढ़ेंगे हम, तब आपको समझ में आएगा। इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये सब है। ठीक, और ये आपको दिख रहे हैं बाकी के, ये बाकी के जो पीले और येलो कलर के, पीली जो आपको पिंक कलर के दिख रहे हैं, ये जालिकावत है, जालिका जैसे दिख रहे होंगे, रेटिकुलेट। ठीक, और जो पीले कलर के दिख रहे हैं वो आपके इलास्टिन वाले हैं। अब कलर हमने अपने हिसाब से बनाया है, ठीक है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे कि मैम आपने ब्लू बताया जबकि कोलेजन तो वाइट होते हैं। वाइट उतना अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए कलर कॉम्बिनेशन तो अपने हिसाब से। ये आपका एडिपोज टिश्यू है, इसमें देखो बीच में खाली जगह है। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, और ये फैट बना हुआ है। ये जो खाली जगह है यहीं पे क्या स्टोर हो रही है, मैंने कहा था पहले छोटी छोटी गोलियां बनती है, फिर वो गोली बड़ी हो जाती है। अभी वो गोली इतनी बड़ी हो गई है कि पूरा सेल को घेर लिया। ठीक है, और इसी तरह घेरती जाती है और फिर आप क्या होते जाते हैं, मोटे होते जाते हैं, आपकी स्किन के नीचे फैट जमा हो जाती है। ठीक, तो ये दोनों देख लिया आपने। अब सघन ऊतक की तरफ आते हैं। इस प्रकार के योजी ऊतक में अधात्री व कोशिकाओं की अत्यंत कमी होती है। आ गई बात, किसकी कमी है भाई, अधात्री भी कम है और कोशिकाएं भी कम है, तथा तंतु का आधिक्य है। जो तंतुओं है उनका क्या है भाई, आधिक्य है। जैसे कंडरा, भाई इसके एग्जाम्पल याद रखें। कंडरा सबसे पहला एग्जाम्पल है, कंडरा जिसको हम कहते हैं टेंडन। मैं बता रही हूं क्या होती है ये, स्नायु जिसे कहते हैं लिगामेंट। ठीक है, दो है, क्या होते हैं, टेंडन और लिगामेंट, ये समझ लो। देखो हमारी जो बोन्स है, जैसे कि हाथ वाली ये कोई बोन है, ठीक है, ये दूसरी बोन है इसके पास ही। बोन है, क्या बोन अपने आप हिलती है, नहीं हिलती। हड्डियां अपने आप नहीं हिलती, उनको हिलाने का काम कौन करते हैं, मसल्स यानी कि पेशियां करते हैं। तो ये मान लो हमारी हाथ की कोई पेशी है, जिसको मैं अभी वाइट बना रही हूं, ये जिसको आप बाइसेप्स ट्राइसेप्स कहते हो ना, पेशियां, मसल्स बनाते हैं। तो हड्डी को यानी कि बोन को मसल्स से यानी कि पेशियों से जोड़ने का काम जो करती है, ये इसको कहते हैं टेंडम यानी कि कंडरा। ठीक, इसको शॉर्ट में कैसे याद करा हुआ है, इसको शॉर्ट में मैंने याद करा हुआ है MTB से। अब ये हिंदी के वाले कैसे याद करेंगे मुझे नहीं पता। M मतलब मसल्स, T मतलब टेंडम और B मतलब बोन। मसल है, उसके बीच में टेंडम रहेगा और बोन रहेगी, मसल बोन टेंडम। तो मसल्स को यानी कि पेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडम, ताकि उसका मूवमेंट प्रॉपरली होता रहे। ठीक, दूसरा है लिगामेंट, जिसको हम कह रहे हैं स्नायु। स्नायु क्या है, बोन को बोन से जोड़ने का काम। ये बोन है एक, ये दूसरी बोन है, इसके बीच में इन दोनों को जोड़ने का जो काम है वो करता है स्नायु, लिगामेंट करता है। ठीक है, इसको BLB ऐसे याद कर रखा है मैंने, बोन टू बोन, बोन लिगामेंट बोन। ठीक, तो ये दोनों में फर्क है। ये दोनों क्या है, एक प्रकार के सघन ऊतक है, इनकी इलास्टिसिटी अलग अलग होती है। जैसे कि हम मसल से, हमारी जो टेंडम है ना वो इतनी प्रत्यास्थ नहीं है, इलास्टिबल नहीं है। अगर इलास्टिबल होगी तो आप हाथ ऐसे मोड़ोगे वापस आ जाएगी ऐसे मुंह पे, है ना। अगर हमारी टेंडम जो है, कंडरा जो है वो बहुत अधिक प्रत्यास्थ होगी तो क्या होगा, आप हाथ को ऐसे खींचोगे, क्योंकि इलास्टिक मैंने आपको बताया वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, आपका हाथ वापस ऐसे आ जाएगा, है ना, थप्पड़ पड़ जाएगी आपको। तो टेंडम जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं, मतलब इलास्टिबल नहीं होती, इसकी इलास्टिसिटी कम होती है। जबकि ये जो है
बोन और बोन के बीच में जो लिगामेंट होता है स्नायु, इसकी इलास्टिसिटी अच्छी होती है, तभी आपकी बोन जो है वो अच्छे से हिल पाती है। ठीक है। और अगर आपने सुना हो कहीं आपका फ्रैक्चर हो जाता है, कई बार आपको लगता है बहुत दर्द हो रहा है, सूजन आ जाती है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बोलता है इसका लिगामेंट जो है वो टिश्यू जो है वो फट गया इन द सेंस कि इसकी जो ये लिगामेंट होती है ये फट जाती है या टेंडम फट जाती है, तो फिर आपको ऐसा लगता है आपका फ्रैक्चर हो गया, लेकिन होता नहीं है, सिर्फ टिश्यू डैमेज होता है। ठीक है। प्लास्टर बांध के रखते हैं इसके लिए भी, हिलाना नहीं होता है, मूवमेंट कम करना होता है, वरना फिर ये बहुत धीरे धीरे जो है वो ग्रो करती है। एक बार अगर आपका किसी जगह का लिगामेंट टूट जाता है तो उसको बनने में बहुत टाइम लगता है, 6 से 8 महीने। कंडरा में श्वेत तंतुओं का आधिक्य होता है। ठीक है। किस तंतुओं का आधिक्य होता है? श्वेत तंतु। और श्वेत तंतु हमने कहा क्या होते हैं? अप्रत्यास्थ, मतलब उनमें प्रत्यास्थता कम होती है थोड़ी। चलो, वे अप्रत्यास्थ होते हैं तथा इनके द्वारा पेशियों को अस्थियों से जोड़ा जाता है। किसके द्वारा? कंडरा की बात कर रहा है ये। स्नायु का निर्माण अधिकांश पीत तंतुओं से होता है। पीत तंतु मतलब वही येलो वाले, इलास्टिन वाले। और इलास्टिन कैसे रहेंगे? इलास्टेबल। ये बात मैं आपको अभी बता ही चुकी हूं। ये प्रत्यास्थ होते हैं तथा इनके द्वारा अस्थियों को परस्पर जोड़ा जाता है। दोनों चीजें यहां पे आ गई है, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ रहा है ये, और वो किसको जोड़ रहा है? पेशियों को अस्थियों से। ठीक है। चीज लिखी हुई है यहाँ पे जो मैंने बताई अभी। अब बात कर लेते हैं विशिष्ट संयोजी उत्तक, यानी थर्ड प्रकार के उत्तक की। ढीला हो गया, सघन हो गया, अब विशिष्ट की बात करते हैं। स्पेशल, इनका काम थोड़ा सा स्पेशल है, इसीलिए ये निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है। कितने प्रकार के देखेंगे इसमें हम? एक तो हम इसमें देखेंगे रक्त, जो आज हम नहीं देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अस्थि और उपास्थि। ये दो चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। और अस्थि को, इस रक्त को हम तरल उत्तक के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। मैं वहां पे लिख दूंगी तरल उत्तक, ताकि आप, क्योंकि एक बार नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से तरल उत्तक का प्रकार कौन सा है, इसीलिए बताना जरूरी है। ठीक है। चलिए, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, और दूसरा है अस्थि जो हम पढ़ेंगे। उपास्थि में अदात्री का निर्माण कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन द्वारा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है, कई बच्चों को ऐसा होता है ये उपास्थि और अस्थि क्या होती है, अब फर्क देख लो। ठीक है। आगे फिर हमें इसका मूवमेंट भी पढ़ना है। अभी हम उपास्थि और अस्थि को सिर्फ संरचना पढ़ रहे हैं, आगे वाले चैप्टर्स आएंगे, सबको डिटेल में पढ़ना है हमें। ठीक है। उपास्थि में अदात्री का निर्माण एक प्रोटीन होता है कॉन्ड्रिन, और उसी के नाम से इसका नाम है कार्टिलेज। ठीक है। कॉन्ड्रिन प्रोटीन नामक प्रोटीन होता है इसके अंतर्गत। इसमें कोलेजन तंतु भी उपस्थित होते हैं। मैंने कहा था तंतु सब जगह रहेंगे, है ना, कोशिकाएं भी मिलती जुलती रहेंगी सब में। इन्हीं की उपस्थिति के कारण उपास्थि में कुछ कड़ापन होता है, मतलब कि ये कैसी होती है? थोड़ी सी हार्ड होती है। अभी मैं आपको बताऊंगी कहाँ होती है उपास्थि, आपने टच की हुई है उपास्थि को। ठीक है। अधात्री में उपास्थीणु यानी कि कॉन्ड्रियोसाइट्स, ये बहुत अच्छा वर्ड और इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, इसका मैं इंग्लिश वाला हिंदी भी लिख देती हूं, कॉन्ड्रियोसाइट। ठीक। कॉन्ड्रियोसाइट्स, देखो कॉन्ड्रिन प्रोटीन है, कॉन्ड्रियोसाइट इसकी कोशिकाएं हैं। कॉन्ड्रियोसाइट कोशिकाओं से ही कॉन्ड्रिन प्रोटीन निकलता है, और इनमें कोलेजन तंतु होने की वजह से थोड़ा सा इनमें कड़कपन होता है। वैसे ये सॉफ्ट होती है, लेकिन थोड़ा कड़कपन होता है। ये आपके कान में, ये जो आप मुड़ाते हो ना, कान मुड़ाते, कभी मुड़ाया है टीचर ने कान ऐसे करके? क्यों मुड़ जाता है ये? क्योंकि ये कार्टिलेज से बना हुआ है। ठीक है। अभी और भी इसके एग्जाम्पल आएंगे। नामक कोशिकाएं पाई जाती है। ये जो मैं यहाँ पे सर्कल करती जा रही हूँ, इसको याद रखें, जो रिक्तिकाओं नामक अवकाश में पाई जाती है। अब ये रिक्तिकाएं क्या है भाई? ये रिक्तिकाएं कुछ नहीं, ल्यूमेन है। ल्यूमेन क्या है? ऐसा एक कोशिका है, क्योंकि ये एक प्रकार की उपास्थि, ये एक ल्यूमेन होती है, यानी गुहा होती है एक, और इसी गुहा में हमें ये कॉन्ड्रियोसाइट्स मिलती है। ये अब ये एक भी हो सकती है, ये दो भी हो सकती है, ऐसे। ये कॉन्ड्रियोसाइट, ऐसा सेम डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। ठीक है। ये कॉन्ड्रियोसाइट्स एक भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो ऐसी एक गुहा होती है, उसके अंदर ये कॉन्ड्रियोसाइट्स मिलती है। ऐसी दिखता है कार्टिलेज की
सेल्स या कोशिकाएं। उपास्थि के 3 प्रमुख प्रकार है। इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, वही कई कंपटीशन एग्जाम में पूछी हुई है इन चीजों को, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला कछाप, जिसको हम कहते हैं हाइलिन। उसके बाद है प्रत्यास्थ, जिसको हम कहते हैं इलास्टिक उपास्थि। और तीसरी है रेशेदार यानी कि फाइबर उपास्थि। 3 प्रकार है हमारे पास, तीनों के हम एग्जाम्पल देखेंगे अभी। सबसे पहला है कचाप उपास्थिति की अधात्री समांगी। समांगी का मतलब 2 चीजें होती है, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। विषमांगी जिसमें बहुत प्रकार की चीजें मिक्स होती है, एकदम खिचड़ी टाइप, है ना, वो होती है विषमांगी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें चीजों की समानताएं होती है ना, सिमिलैरिटीज होती है, उनको बोलते हैं समांगी। पारदर्शी होती है एवं हल्के नीले रंग की होती है। ऐसी उपास्थि टांगों की लंबी अस्थियों, एग्जाम्पल आ रहे हैं कहां कहां पाई जाती है, एवं पसलियों के सिरों पर पाई जाती है, जहां यह धक्के को सहन करती है। ठीक है, क्या काम है इनका? सहन करना, धक्के को सहन करेगी ये। आपको कोई प्रेशर लग रहा है, कोई धक्का लग रहा है तो वहां उससे बचाएगी। कहां कहां पे? एक तो पसलियों के सिरे पर, आपकी पसलियां हैं ये 12 पसलियां हैं भाई, पता तो है ना, ये पसलियां हैं, इनके सिरों पर मतलब कि यहां ऐसे पतली सी, ये क्या है? हाइलीन पाई जाएगी आपकी पसलियों के सिरों पर। टांगों में, जो हमारी टांगे हैं, टांगों की लंबी अस्थियों में, यानी कि फीमर और रेडियस अल्ना, हड्डियां भी पढ़नी है आगे बहुत सारी। ठीक है, श्वास नली यानी कि ट्रैकिया, ये जो आपका ट्रैकिया है, श्वास नली, यहाँ पे ये जो आपका ट्रैकिया है, यहाँ पे ये जो सी आकार के छल्ले बोलते हैं ना, हमारे ट्रैकिया पे सी आकार के छल्ले हैं ऐसे, जब आप ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसे करते हैं इसको। ये जो सी आकार के छल्ले हैं उन पे जो है पाया जाता है। कंठ, आपका ये जो लिरिक्स है अंदर की तरफ, कंठ वहां पे पाए जाते हैं। इत्यादि में भी कचाप उपास्थि उपस्थित होती है। नेक्स्ट है प्रत्यास्थ उपास्थि। ये कहाँ कहाँ होती है? इसमें सघन शाखित प्रत्यास्थ पीत तंतुओं का आधिक्य होता है, येलो फाइबर्स ज्यादा होते हैं। कर्णपिन्ना, ये जो मैंने आपसे कहा, ये आपका कर्णपिन्ना ऐसे बिल्कुल इजीली अगर आप देखेंगे तो हिल जाता है ना। क्यों हिलता है? क्योंकि इसमें कड़कपन तो है, आप देख रहे हैं थोड़ा सा कड़क है, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं है ये और बिल्कुल कड़क भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कार्टिलेज का बना हुआ है, और कार्टिलेज में भी कौन सा कार्टिलेज है? इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, क्योंकि ये आराम से इजीली क्या होता है? फोल्ड हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पिन्ना। ये जो आपका कर्णपिन्ना है। नाक के सिरे एवं एपिग्लोटिस में प्रत्यास्थ उपास्थि पाई जाती है। नाक के सिरे में ये आपकी नाक भी ऐसे हिलती है, बीच में 2 नाक के बीच में हड्डी है ना, बहुत सॉफ्ट सी है ना, मार देता है कोई तो मुक्का बहुत जोर से दुखता है, वो वाली। प्लस एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है? थोड़ा सा अगर आपको डाइजेशन सिस्टम ध्यान आ रहा हो अपना पढ़ा हुआ 10th में, तो यहाँ पे एक ढक्कन होता है जिसको हम बोलते हैं घाटी द्वार। हिंदी में तो उसको घाटी द्वार कहते हैं और इंग्लिश में उसको एपिग्लोटिस कहते हैं, है ना। एपिग्लोटिस वो जो खुलता बंद होता है, ताकि खाना जो है जब जाना होता है तो वो खुल जाता है, सांस लेते तो बंद हो जाता है। वो एपिग्लोटिस भी किसका बना होता है? कार्टिलेज का। कौन से वाले? इलास्टिक कार्टिलेज का। फिर है रेशेदार वाला, जिसको हम फाइब्रस कार्टिलेज कह रहे हैं। इसकी अधात्री में कोलेजन द्वारा निर्मित श्वेत तंतुओं के कई पूल पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाएगा ये भी देख लो। स्तनियों में, स्तनी का मतलब मैमल्स, हम, ठीक है, गाय भैंस, हम की कशेरुकिकाओं के बीच पाया जाने वाला अंतरा कशेरुक बिंब, जिसको इंटरवर्टिबल डिस्क रेशेदार उपास्थि द्वारा बना होता है। आपकी जो वर्टिबल कॉलम है, यहां पे हड्डियां हैं वर्टिबल कॉलम में। आपकी वर्टिबल कॉलम किसकी बनी हुई है? हड्डियों की। इनके बीच बीच में यहां पे ये बीच वाले एरिया में क्या होता है? फाइब्रस वाला पाया जाता है। कभी आपने कोई बीमारी सुनी है उसको स्लीप डिस्क हो गया है, ऐसे कभी सुना हो, है ना, उसको कमर बैक पेन होता है, उसको है ना दुखता है, फिर वो सीधे बैठ नहीं पाते, उनका ये कार्टिलेज धीरे धीरे खराब हो जाता है।
जिसकी वजह से उनको पेन होता है। तो यह आपकी वर्टिबल कॉलम को सपोर्ट प्रदान करता है, इसीलिए आप जैसे चाहें वैसे हिल सकते हैं क्योंकि कार्टिलेज होता है इसके अंदर, इंटरवर्टिबल डिस्क जिसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। सबके देखो डायग्राम से याद रखोगे तो जल्दी एग्जाम्पल याद होते हैं। अब बात करते हैं अस्थि की। अस्थि में अधात्री का निर्माण ओसीन नामक प्रोटीन द्वारा होता है। इसमें कोलेजन तंतु तथा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लक्षण भी पाए जाते हैं। सभी को पता है भाई हड्डी में क्या है, मेन चीज तो ओसीन प्रोटीन है। कार्टिलेज में क्या था, कॉन्ड्रिन प्रोटीन थी, उसमें कॉन्ड्रियोसाइट्स थे, इसमें ऑस्टियोसाइट्स आ जाएंगे। इसीलिए हड्डी को कई बार आपने बीमारी सुनी हो ऑस्टियोपोरोसिस। क्यों बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि इसकी ऑस्टियोसाइट्स जो है बोन की, बोन तो इंग्लिश नेम है, जो साइंटिफिक नेम है वो तो है ऑस्टियो। ठीक है, तो ऑस्टियोसाइट्स खराब होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है, इसलिए उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है ना। वो बोलते हैं ना हड्डी की बीमारियां जिसको हो जाती है, गठिया रोग है ना, ऑर्थोराइटिस, ये सब हड्डी की बीमारियां हैं। इनमें कोलेजन तंतु और कैल्शियम मैग्नीशियम भी होता है, इसीलिए बोलते हैं हड्डियों की मजबूती के लिए क्या खाना चाहिए भाई, कैल्शियम खाना चाहिए और मैग्नीशियम खाना चाहिए। कैल्शियम ज्यादा होता है। इन्हीं की उपस्थिति के कारण अस्थि जो है वो दृढ़ व कठोर होती है। जितनी भी आपकी बोन्स है सारी, वो सब भी कनेक्टिव टिश्यू में आती है। अच्छा, वही बात मैं बता रही थी कि कई जगह पे इसको आलंबन टिश्यू भी दे रखा है और कई जगह पे कंकाली उत्तक भी दे रखा है। तो कंकाली उत्तक कुछ नहीं है, आपका जो कंकाली उत्तक है वो किससे बना हुआ है, कंकाली उत्तक आपकी अस्थि और उपास्थि से बना हुआ है। ठीक है, तो कई जगह कंकाली उत्तक लिखा हुआ है तो बोलना मत मैम आपने कंकाली उत्तक तो पढ़ा है नहीं, ये कंकाली उत्तक ही है जो हम पढ़ रहे हैं और इसका डिटेल हमें आगे वाले चैप्टर्स में और पढ़ना है। अस्थि कोशिकाओं को अस्थिलाणु यानी कि अस्थिलाणु कहते हैं, ये ऑस्टियोसाइट्स जिसको कहते हैं। कई अस्थियों में मज्जा गुहिका यानी बोन मेरो नामक कैविटी जो है वो पाई जाती है। नामक एक केंद्रीय गुहा पाई जाती है जो अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो नामक कोमल उत्तक द्वारा भरी रहती है। सभी ने सुना होगा बोन मेरो, है ना, नहीं सुना होगा तो सीरियलों में तो जरूर सुना होगा, उसकी बोन मेरो चेंज करानी पड़ेगी, उसको कैंसर है ना, सुना है। क्या होता है बोन मेरो, अभी समझाती हूँ, पहले इसको रामायण पढ़ लेते हैं, यहीं पे समझा देते हैं। बोन मेरो कुछ नहीं है, देखो ये आपकी हड्डी है, हड्डी की संरचना हम थोड़ी सी पढ़ रहे हैं, डिटेल ज्यादा नहीं जा रहे हैं। देखो ये आपकी बोन है, बोन के बीच में एक कैविटी होती है ना। बोन जनरली हार्ड होती है, कठोर होती है। हड्डियां कितनी कठोर होती है ये तो आपको पता ही। क्यों कठोर होती है, तो वो रीजन ये लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें ओसीन प्रोटीन पाई जाती है और ऑस्टियोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, बीच में यहाँ पे एक कैविटी होती है, इस कैविटी को बोलते हैं मज्जा गुहा या गुहिका। यहां वाली जो चीज होती है ना वो सॉफ्ट होती है, बाहर जितना भी एरिया है ना वो कठोर होता है। इस कैविटी को बोलते हैं मैरो कैविटी या मज्जा गुहा। इसी तरह यहां साइड में कोई स्पेशल प्रकार का एक उत्तक पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्पॉन्जी उत्तक। ये ऐसे दूर दूर रहता है, ऐसे स्पंजी उत्तक। ये भी थोड़ा सॉफ्ट रहता है। ठीक है, और दोनों बोन्स के बीच में एक ऐसी लाइन होती है दोनों साइड। आप बोलते हैं ना जब आपकी हड्डी टूट जाती है तो हड्डी कैसे बन जाती है, ये जो लाइन है ना ये है ग्रोथ लाइन, वृद्धि लेयर या स्तर बोल दो, है ना, ये ग्रोथ लाइन है। इसी की वजह से जब आपकी हड्डी टूट जाती है तो वो वापस बन जाती है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक। बोलते हैं ना जब आपकी हड्डियों में ग्रोथ होती है, जैसे बचपन में अगर आपकी हड्डी टूट गई है तो बढ़ जाएगी क्योंकि उस टाइम आपका ग्रोथ पीरियड चल रहा होता है ना, आपकी हड्डियां बढ़ रही होती है, हम बढ़ते हैं, हमारी हड्डियां भी बढ़ती है, लेकिन एक लिमिटेड लेवल तक। अब अगर मेरी उम्र में अगर हड्डी टूटी तो वो बढ़ना मुश्किल है क्योंकि उस टाइम तक ये जो चीज़ है वो बेकार हो जाती है। ठीक है, एक लिमिटेड टाइम तक ये होती है। यहाँ से आपकी हड्डी कोई टूट जाती है तो ये वो ऐसी लाइन है जिससे आपकी हड्डी जो है वापस बनना शुरू होती है या हड्डियों की लंबाई बढ़ती है। ठीक है, इधर और इधर। ये स्पंजी उत्तक है, ये बोन कैविटी है और बोन कैविटी
और यहाँ पे इस जगह पे अंदर की ओर इसमें एक रेड बोन मेरो पाया जाता है, यहां पे भी पाया जाता है, इधर भी बीच बीच में ये ऐसा, यहाँ पे इसी से क्या बनती है, आपकी रक्त कोशिकाएं बनती है। आपका जो ब्लड है ना वो आपकी बोन मेरो में बनता है, इसलिए ब्लड कैंसर हो जाता है तो नई बोन मेरो लगानी पड़ती है, ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है। यहाँ पे ये जो रेड रेड इनके बीच में स्पेस है ना, यहाँ से कुछ कोशिकाएं होती है, इरिथ्रोब्लास्ट कोशिकाएं, उनसे ब्लड बनता है। आपका ब्लड यहीं से बन के निकलता है, WBC भी यहीं से बन के निकलती है। ये रेड बोन मेरो होता है और एक होता है येलो, बाहर वाला होता है येलो वाला, ये तो कठोर होता है, इससे कोई चीज नहीं बनती। ये रेड बोन मेरो और यहाँ पे जो सेल्स होती हैं उनसे नई ब्लड कोशिकाएं बनती है। ठीक है, तो ये चीज बोल रहा है कि भाई अस्थि में एक गुहा होती है, कैविटी, और उसमें एक कोमल उत्तक होता है, ये वाला, ये जिसको हम क्या कहते हैं, बोन मेरो कहते हैं। ठीक है, बीच वाला, और इस साइड भी थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होता है, स्पंजी उत्तक, जिससे कि ब्लड बनता है, इधर वाली से भी ब्लड बनता है। ठीक है, तो ये है अस्थि, उपास्थि और कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है, और मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट, जो कि मैंने कहा ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कुछ नई रोचक जानकारी।